सर अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम। Alright, students, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? फाइन, थैंक यू। ओके, अब हम सर वो जो लास्ट टाइम पे वो क्वेश्चन था तो वो मैंने किया है। ओके तो सर इनक्रिप्ट मेरा बिल्कुल ठीक हुआ है और ओके उसी का जो आया था उसी को मैंने फिर डिक्रिप्ट कर दी। डिक्रिप्ट किया तो मेरे जो फर्स्ट कॉलम आ रहा है ना एस का, ओके जो मेरी स्टेट आ रही है फर्स्ट कॉलम जो उसका आ रहा है वो मतलब कि वो नहीं आ रहा, पर जो मेरा सेकंड कॉलम है वो मेरा ठीक आ रहा है। फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम आप यू आर टॉकिंग ऑफ की जनरेशन? सर जो लास्ट टाइम पे किया था वो इनक्रिप्ट का आपने बताया था, उसके उसी का मैंने फिर डिक्रिप्ट भी किया है। जी जी, कॉलम आप जो बात आप कह रहे हो, कॉलम जी से सर। क्या मुराद है? कॉलम कॉलम से मुराद है सर जो मेरे पास W0 जो आ रहा है ना, जी जी, की जनरेशन। W0 W1 है ना। जी जी, की जनरेशन में जो W0 W1 वगैरह हैं उसकी बात आप कर रहे हैं डिक्रिप्शन के लिए? जी सर। एंड पे जो है ना वो मेरा जो मतलब कि W0 जो है वो गलत आ रहा है और जो W1 है वो ठीक आ रही है वैल्यू अच्छा, डिक्रिप्ट के आप बाद। ओके, आप कह रहे हो कि जब आपने एनक्रिप्ट किया तो उस वक्त तो W0 W1 वगैरह ठीक आए, लेकिन जब आप डिक्रिप्शन का कोड लिख रहे हो तो W0 और W1 गलत आ रहे हैं, ठीक नहीं आ रहे। हैंड रिटन जो वो हैंड रिटन में, जी जी, हैंड करेक्ट है। रिटन में ऐसे ही है। जी सर। ओके, समझ गया मैं आपका सवाल। ओके, लेट्स I have those slides for the same reason. Any questions from the previous material? So you already have a question. Good. अच्छा, ये हमने किया उस दिन जो लास्ट, उसमें हमने कहा कि हमारे पास प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट के ब्लॉक दिए हुए हैं। SAES के एनक्रिप्टर के लिए हमने काम किया और कहा कि इसकी साइफर टेक्स्ट मालूम करें। ये एनक्रिप्शन का काम हमने उस दिन किया था, जो वी कंप्लीटेड दैट। तो अब उसको ये क्विकली खाली देख लेते हैं, हमें उसकी डिटेल हम कर चुके हैं। ये हमारे सारे वो टेबल्स हैं विच ऑल यू नीड, जैसे हम DS में तमाम चाहिए होते थे, ये चाहिए, क्योंकि हमें इनको पहचानना चाहिए। एक तो वो हमें पता है कि P 16 बिट्स होगा इसमें और साइफर की 16 बिट्स होगी। फिर हमें ये पता है कि हमारी सब्स्टिट्यूशन निबल्स एंड इनवर्स सब्स्टिट्यूशन निबल्स के ये टेबल्स हैं, दोनों 4x4 साइज के हैं और इनमें रो और कॉलम को पॉइंट करके एनक्रिप्टर में ये इस्तेमाल होगा टेबल और डिक्रिप्टर में ये इस्तेमाल होगा डिक्रिप्टर में टेबल, इनवर्स वाला। ये इनवर्स है। और इसी तरह इसके बाद हमारा वो जो था शिफ्ट रोज, क्योंकि सिर्फ 2 निबल्स हैं तो शिफ्ट रोज इफेक्टिवली, अगरचे हम AES के रूल से हम कहते हैं कि एनक्रिप्टर में लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट है और डिक्रिप्टर में राइट सर्कुलर शिफ्ट है, बट अल्टीमेटली अगर इफ इट इज ओनली 2 हेक्स नंबर्स तो लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट और राइट सर्कुलर शिफ्ट बिकम इक्वलेंट। सेम है। ठीक, क्योंकि वो एक हेक्स नंबर है, वो
पोजीशन चेंज कर लेता है, इसलिए उसके लिए कोई यहाँ सेपरेट टेबल्स या सेपरेट वो नहीं है। इफेक्टिवली हमें पता है कि वहां हम क्या करेंगे और उसका क्या इम्पैक्ट है। तीसरा था मिक्स कॉलम, उसके लिए ये दो कांस्टेंट मैट्रिक्स है, दे आर दी एक्चुअली हेक्स नंबर्स, जिनके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर्स आपने इस्तेमाल करने हैं। और GF2 to the power 4, ये मैं राइट साइड पे, लेट मी, GF2 to the power 4 with modulus और इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ x4 plus x plus 1 इस्तेमाल करेंगे। जो हम पॉलिनोमियल्स के बेस पे मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट का हमने सीखा है वो इस्तेमाल करेंगे। एनक्रिप्शन में ये कांस्टेंट मैट्रिक्स होगी, ये लिखी जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे स्टेट मैट्रिक्स लिखी जाएगी, और उन दोनों को GF अलजेब्रा में मल्टीप्लाई किया जाएगा जो हमने सीखा है। ये मिक्स्ड कॉलम एनक्रिप्टर के लिए, और जब हम इनवर्स मिक्स कॉलम डिक्रिप्टर में इस्तेमाल करेंगे तो इस कांस्टेंट मैट्रिक्स की बजाय ये कांस्टेंट मैट्रिक्स इस्तेमाल होगी जिस पे C इनवर्स लिखा है। प्रोसेस या प्रोसीजर एग्जैक्टली वही है, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल भी वही है, सिर्फ ये नंबर्स इसके डिफरेंट हैं। उसी तरह इसको लेफ्ट पे लिखेंगे, इसके राइट पे जो भी उस वक्त स्टेट का मैट्रिक्स है वो लिखेंगे और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे एज एग्जैक्टली एज वी डिड इन द एनक्रिप्टर। फिर ये एक डाटा आपको इसलिए दिया हुआ है कि ये एनक्रिप्शन के पार्ट के लिए था, यहाँ पूरे हो गए। एनक्रिप्शन में एक और चीज ऐड की का है, और ऐड की इज हर हेक्स नंबर का या हर निबल का बाइनरी एक्सक्लूसिव और आपने लेना है जो हमने लिया। तो इस तरह एनक्रिप्टर की तमाम चीजें इन टेबल से पूरी हो जाएंगी। ये की जनरेशन के लिए दो चीजें हमें चाहिए थी, वो यहाँ दी हुई हैं। एक तो जब हम t कैलकुलेट करते हैं तो t का ये फॉर्मूला है जो यहाँ दे दिया है कि भाई t में आपने प्रीवियस वर्ड को रोटेट फंक्शन अप्लाई करना है विच इज सेम एज शिफ्ट रो, उसके रिजल्ट पर सब्स्टिट्यूट वर्ड अप्लाई करना है विच इज सेम एज दीज सब्स्टिट्यूट वर्ड, सब्स्टिट्यूट निबल्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पूरा वर्ड सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इस पूरे रिजल्ट को जिस कांस्टेंट नंबर से आपने एक्सक्लूसिव और करना है वो आप यहाँ लोगे। राउंड 1 के लिए ये नंबर है जो हमने इस्तेमाल किया था, जब राउंड 2 पे जाएंगे तो ये नंबर है। दिस इज द होल थिंग यू नीड फॉर कैरिंग आउट दैट। और आपने ये किया, हमने यहाँ क्या किया, हमने वो 2475 ये साइफर की ली, इसको ये हमने ड्रॉ पहले किया। दिस इज द डिजाइन एंड प्लानिंग फेज कि आपको ये जरूर ड्रॉ करना है। जब तक आप ये ड्रॉ नहीं करोगे यू कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम ईदर मैनुअली और फॉर टेस्टिंग व्हेन यू राइट द प्रोग्राम एट ईच स्टेप। सो दिस इज ए मस्ट स्टेप। तो हमने यहाँ 2475 ये जो साइफर की दी थी इस केस में ये वाला, इसको लिया 2475 और फिर एक सिस्टमैटिक तरीके से जिस तरह एग्जैक्टली इस डायग्राम और इस डायग्राम में दिया हुआ है हमने बिल्कुल इसको एग्जैक्टली फॉलो किया। और हम उस एम क्या था कि हम ये सारे कैलकुलेट कर लें। हमारी कीज एक्चुअली ये है, ये पेयर प्री राउंड की बना देता है K0 इज W0 W1, जिसका जब हमने कैलकुलेशंस की तो आंसर वही आता है जो बेसिक साइफर की है, क्योंकि हम उसी का एक पीस इधर सेलेक्ट करते हैं और एक पीस इधर सेलेक्ट 2475। इसकी मदद से नीचे के W's कैलकुलेट हो सकते हैं। जो इस कॉलम में W's हैं उनका कैलकुलेशन का एक तरीका है, क्योंकि उसमें एक प्रीवियस वर्ड और ऊपर का वर्ड दोनों मौजूद होते हैं। तो इनका एक्सक्लूसिव और लेने से ये इसकी हेल्प से ये सॉल्व हो जाएगा, इसकी हेल्प से ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब आपको ये सॉल्व करना होता है
तो इसमें आपका मसला होता है कि आपके लेफ्ट वाला वर्ड, जैसे इसके केस में W3 के लिए W2 मौजूद था, W2 के लिए यहाँ मौजूद नहीं है। अगरचे इससे पिछला W2 से पीछे W1 है था, आप उसको लेते, मगर उसने कहा कि नहीं, हम W1 को कुछ प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस क्या है? वो ये है कि W1 लो और उसे इस प्रोसेस से गुजार के ये T बनाओ, और वो T को हम इस्तेमाल करेंगे ताकि ये T2 बनाए। और इस तरह हमने K0 ऊपर निकाला, फिर K1 इज दिस, W2 W3 का कॉम्बिनेशन इज K1, ये K1 है W2 W3 से। और फिर आगे इसी को प्रोसेस को आगे मैंने कहा आप चलाएंगे तो W4 W5 निकलेगा, जिसको आप कहेंगे K2। K2 विल बी W4 W5। अगर हम ये भी लिखते हैं, हमने लिखा है K1 तक किया था, हमने कहा था K1 ये है, हमने कहा था K0 ये है, तो हमने फिर कहा कि K2 ही अगर जब बाद में कैलकुलेट करना है, यहाँ K2 निकलेगा, ये वाली रो K2 के लिए है, और ये W4 और W5 को इकट्ठा करके जब लिखेंगे इन दो वर्ड्स को, तो ये है। ये ब्लॉक में भी लिख सकते हैं, स्टेट में भी लिख सकते हैं, ये W। इस तरह प्री राउंड की, फर्स्ट राउंड की, सेकेंड राउंड की। नाउ यू हैव ऑल द कीज। उसकी कैलकुलेशंस जो हमने यहाँ पे की हैं वही यहाँ पर दिए हुए हैं। ये ऊपर टॉप पे W0 W1 है, और इससे ये K0 बन गया। फिर इनकी मदद से ये जो था W1, इसकी मदद से T2 कैलकुलेट किया, ये W1 की मदद से हमने T2 कैलकुलेट किया, और फिर ये W2 W3 हमारे कैलकुलेट हो गए, इससे K1 बन गया। यहाँ ये गलत लिखा था हमने, K1 बन गया। फिर हमने ये जो है W3, इसके मदद से T4 को सॉल्व किया, और फिर W4 और W5 बन गए। ये उसके आंसर्स हैं। ये टीज की कैलकुलेशन की डिटेल है जो हमने की थी। ये है की जनरेशन प्रोसेस इन सिंपल AES। इसको हमने फिर कहा ऑलराइट, एनक्रिप्टर, हमारा टास्क एनक्रिप्शन का था। हमने कहा ओके, अब हम एनक्रिप्टर पे आ जाते हैं, और हमने कहा कि ये प्लेन टेक्स्ट है, ये प्लेन टेक्स्ट इसे फीड करनी। अब ये आपने ढूंढना है प्लेन टेक्स्ट की तरह ये है। समटाइम्स पीपल आर्बिट्रेरली राइट, इसको की में इस्तेमाल कर लिया, द होल थिंग बिकम्स रॉन्ग। समटाइम्स इसको प्लेन टेक्स्ट में इस्तेमाल कर लिया, द होल थिंग बिकम्स रॉन्ग। तो यू मस्ट टेक केयर कि मुझे कहाँ कौन सी चीज अप्लाई करनी है। अब हमें ये चाहिए। पहले हमने अगरचे सेकंड नंबर पे ये चीज दी हुई थी, मगर आपको पहले की राउंड की इसकी बनानी थी, उसके बाद ही आप एनक्रिप्ट कर सकते थे, इसलिए आपने यहां से काम शुरू किया। पहले जरूरी नहीं था कि लेफ्ट से ही शुरू होता। अब आपके पास राउंड कीज आ गई है, इसलिए अब आप एनक्रिप्टर पर आए हो, और आपने एनक्रिप्टर में प्लेन टेक्स्ट जो गिवन थी वो लिखी, और उसको इन ब्लॉक से गुजारा, पहले इस ब्लॉक से। इसके लिए की जरूरत पड़ी K0 की, वो आप पीछे कैलकुलेट की कर चुके हो, ये की जनरेटर से निकला हुआ है, ये की जनरेटर है, आपने ये काम पहले ही कर लिया। इन सब से गुजर गए, जो हमने डिटेल देखी, ये यहाँ पर डिटेल है कि कैसे इनसे गुजरना है। और फिर यहाँ पहुंचे तो K1 की जरूरत पड़ी, जो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे, तो उसको इस्तेमाल किया। फिर यहाँ से निकले, इन तीन से हमने गुजरना है। यहाँ K2 की जरूरत पड़ी, वो भी हम पहले से कैलकुलेट करके तैयार थे। और यहाँ हमें साइफर टेक्स्ट जो रिक्वायर्ड था वो मिलना चाहिए, जो आप कह रहे हो कि हमने किया और मिल गया। अब आप कह रहे हो कि जब मैं अब आप डिक्रिप्टर पर आए हो, कि आप डिक्रिप्शन शुरू कर दी आपने, तो आपने कहा कि जब मैं डिक्रिप्शन पे गए तो मेरे कॉलम जो वर्ड के थे उनकी कैलकुलेशन गलत आ रही है, ये आपका सवाल है, ऐसे ही है? तो वो एंड पे W0, यस सर। अच्छा, मेरा आंसर ये है, ये DES में भी था, AES में भी है, कि कीज आपने नए सिरे से बनाने नहीं है। सेम कीज जो की जनरेटर से राउंड कीज आपने बना ली हैं, उन्हें इस्तेमाल करना है। सर उन्हीं को मैंने यूज किया, पर जो S आया ना मेरे पास, S में जो W0 और W1 आ रहा है, वो W0 मेरा जो फाइनल मेरे पास प्लेन टेक्स्ट आना है, उसकी बात कर रही हूँ। तो अच्छा, एंड में जो फाइनल प्लेन टेक्स्ट आ रहा है उसकी बात कर रही हूँ। अच्छा, तो उसको आप W0 W1 नहीं कहो,
ये देखो, N0 N1 देखो ये प्लेन टेक्स्ट एक ये है, आप प्लेन टेक्स्ट को एज ए प्लेन टेक्स्ट इसके नाम है, या प्लेन टेक्स्ट रिटर्न एज ए ब्लॉक, ये प्लेन टेक्स्ट रिटर्न एज ए ब्लॉक। प्लेन टेक्स्ट रिटर्न एज ए स्टेट, आमतौर पर हम स्टेट, आपने देखा होगा इसका आंसर भी स्टेट की शक्ल में है, आप इसको लिख सकते थे 1A 2 3 और फिर स्टेट को ही लेके चलते रहते ब्लॉक के बजाय, तो तब भी ये होता। तो इस चीज का नाम प्लेन टेक्स्ट है। इस चीज का नाम साइफर की है, जिसको हम अमूमन नोटेशन वाइज के से कहते हैं ये। और इस साइफर की से ये की जनरेटर है, या की एक्सपेंशन सिस्टम, या की जनरेशन सिस्टम, ये की जनरेटर है। इसके जरिए से ये आपने, इनका नाम है राउंड कीज, ये राउंड कीज है। K0 इज ए राउंड की, K1 इज ए राउंड की फॉर राउंड 1, K2 इज ए राउंड की फॉर राउंड 2, और इनमें W's हैं। राउंड कीज की जो दो हिस्से हैं, हर राउंड की दो वर्ड्स पे बनी हुई है, और वो W0 W1 और W2 W3 और W4 W5 का वर्ड उनके लिए है। क्योंकि की वाले लोग निबल की बजाय वर्ड की शक्ल में अपने की को कहते हैं, तो वर्ड, ये W का और की का ये सिनोनिमस इससे है। ये एनक्रिप्टर के लिए जो ये स्टेट है, ये स्टेट है, ठीक है। इन ये निबल्स की टर्मिनोलॉजी, या निबल इस्तेमाल करते हैं। ये कहते हैं आई प्रोसेस्ड दिस निबल, आई प्रोसेस दिस स्टेट, आई प्रोसेस द कॉलम ऑफ दिस निबल विच इज ए वर्ड। बट ये जो W0 W1 W2 वाले नहीं है, आप इनको, हर स्टेट इज कंप्राइजिंग ऑफ 2 वर्ड, वहां है। अच्छा, इसको मैंने ब्लॉक, सुना इसको भी W0 W1 ही कहेंगे, पर ये मेरे पास जो एंड पे प्लेन टेक्स्ट आया है उसका Okay. जो फर्स्ट कॉलम बन रहा है मेरे ओके, पास तो अब N0 आपका, N1। हाँ, तो अब इसका नेम की हम इस मामले, इसका नाम साइफर टेक्स्ट है। W0 W1 जब हम बात कर रहे हैं की जनरेशन में कर रहे हैं और इनकी बात कर रहे हैं, इसका नाम जो आप अब कह रहे हो कि जो चीज आपकी सही नहीं आई, आप कह रहे हो कि डिक्रिप्शन के बाद जो मेरा फाइनल आंसर आया, विच शुड बी प्लेन टेक्स्ट बैक करेक्टली रिसीव, वो सही नहीं आई, ठीक है, यही बात है ना? ओके, यस सर, ऑलराइट। इसी, ओके, ये आपकी कैलकुलेशन में सही नहीं आई, कैलकुलेशन में सही, कैलकुलेशन में सही नहीं आई। इनवर्स मिक्स कॉलम से पहले मेरे वैल्यूज बिल्कुल मतलब कि उसके साथ मैच कर रही थी, जो मेरे पास प्लेन टेक्स्ट के बाद जो मैं प्लेन टेक्स्ट में जिसमें मैं कर रही थी, मतलब इंक्रिप्शन में जो मैं सोल्व कर रही थी, वहां तक मेरी इनवर्स मिक्स कॉलम तक ठीक आ रही थी। जब मैंने इनवर्स मिक्स कॉलम किया, उसके बाद से मेरी वैल्यूज में डिफरेंस आना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ओके, ये आप मैनुअल कैलकुलेशन की बात आपने की है? यस सर। ओके, तो मैनुअल कैलकुलेशन में आपको इस जगह से, ये तो फाइनल है, मगर आपको यहां से एरर मिली कि आपने कहा कि यहां तक जो आपको मिल रहा था वो ठीक है। यस सर। और जब आपने इसको इससे गुजारा तो यहाँ पे आपका आंसर गलत हो गया, यहाँ पे मेरा डिफरेंस आने लगता है। और ये डिफरेंस आना या ठीक होने का म्यार आपने कैसे तय किया कि ये गलत हो गया है? सर, जिस तरह से इंक्रिप्शन में वैल्यूज आ रही थी, या इसी स्टेप्स के हिसाब से उनको मैच कर रही थी। आप हर स्टेज पर आपने इस वैल्यू को इससे कंपेयर किया, ठीक है? यस सर। और इसको इससे कंपेयर किया। यस सर। और आप चलते गए, यहां तक ये वैल्यूज मैच कर रही थी। जब आपने इस जगह से गुजरे तो ये वैल्यूज मैच नहीं कर रही। यस सर। ओके, तो ओके, ऑलराइट। आपने इसके लिए कांस्टेंट मैट्रिक्स कौन सी इस्तेमाल की? सी इनवर्स। अच्छा, इसके सी इनवर्स इस्तेमाल की, उसे लेफ्ट साइड पे लिखा। सर, उसको लेफ्ट साइड पे लिखा और एस को राइट साइड। इसकी जो ये स्टेट आई, इस स्टेट में 4 आंसर आए, उसमें से कौन सा आपको मैच नहीं किया इस वाले से? ये 4 आएंगे ना यहाँ स्टेट में, विच वन डज नॉट मैच? सर, ये फर्स्ट मतलब N0 और N1। ओके, ये और ये मैच नहीं कर रहा। फर्स्ट कॉलम।
फर्स्ट हाँ, कॉलम। ये दोनों मैच नहीं कर रहे और ये मैच कर रहे यस हैं। सर। जी सर। बेसिकली कैलकुलेशन एरर है। ऑलराइट, वी कैन लुक एट इट थ्रू। आप कैन यू डिस्प्ले कैलकुलेशन एरर है, कैलकुलेशन एरर है, क्योंकि इस सारी बातों से सर वो बिल्कुल। मैंने रजिस्टर पे किया और जी, रजिस्टर अच्छा, रजिस्टर किया। रजिस्टर पे किया। ओके, चलो हम इन द लैब थिंग आपके वो रजिस्टर यू कीप ब्रिंग समथिंग, उसका कोई इमेज या कुछ ले आना और उसको इधर रखकर हम आपकी कैलकुलेशन एरर निकाल देंगे। इट इज ए कैलकुलेशन एरर। आपकी अप्रोच सही है, स्टेप बाय स्टेप बिहेवियर मैच कर रहा था, आइडेंटिफाइंग के वेयर इज द प्रॉब्लम ठीक है, उसके भी पार्शियल आंसर सही आने का मतलब है इवन यू नो कि मल्टीप्लाई करना कैसे है, और सी इनवर्स भी आपने सही लिया हुआ है, उसकी डायरेक्शन भी सही है। आधे आंसर सही आने से मतलब ये है, अगर वो सारे गलत हो जाते हैं तो हम कहते हैं आपने शायद सी इनवर्स सही नहीं लिया, ये सही जगह नहीं लिखा। ये कैलकुलेशन है, हम इसकी डिटेल देख लेंगे। पॉलिनोमियल जो आपने बनाई और उसे मल्टीप्लाई किया और ऐड किया, तो इसको आप वो जो भी कैलकुलेशन है ब्रिंग दैट इन द लैब, और उसका कोई इमेज विमेज लाना, तो वील गो थ्रू द कैलकुलेशन। अगर आप उस कैलकुलेशन को देखने के बावजूद करेक्ट नहीं हो रहा, वील गो थ्रू द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन विल बी एग्जैक्टली जो हमने यहाँ किया है, ये मिक्स कॉलम के वक्त। और हमने जब मिक्स कॉलम आपको सिखाया था तो, और आपके मिक्स कॉलम के आंसर भी सही आए हैं, इनवर्स के भी हाफ आंसर सही है, तो योर प्रोसीजर इज ऑलराइट। उसका इमेज लाना, कैलकुलेशन को चेक कर लेंगे, इमेज ले आना, ठीक सर है। वो जो लास्ट वाला, यस सर, जो जिसमें से आपने कहा था कि एरर भी आएंगे, सर उसमें से एरर भी मैंने निकाले हैं। ओके, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपका वो सही हो और हम ये एरर का हिस्सा हो, है। यस सर। यस सर। मतलब आपका ये अस्यूम करना कि भाई सही सर। आपसे गलती हुई है, वो तो हम रीटैली कर लेंगे, हो सकता है गलती ना हुई हो और वो जो हमने एरर फाइंड करने हैं उसका हिस्सा हो, ठीक है। तो जी सर। अगर आपने प्रॉपर सही किया है तो वो ऑप्शन तो हम सर आपको हर दफा बताते हैं कि देयर आर एरर्स यू हैव टू फाइंड, मे बी यू हैव फाउंड द एरर, तो यू कैन रीचेक एंड टेल के जी यहाँ पे यस ये सर। एरर है, सही है। यस सर। ओके, सर इस टेबल में थे एरर्स। यस सर। अच्छा, तो वो चलो, वो यही मकसद था। इस टेबल में एरर बताएं कहाँ है। सर इस टेबल में ये जो फर्स्ट राउंड 1 में आ रहा है ना सर, ये एस आर, वहाँ पे डी की जगह पे बी है। ये वाला, एक ये एरर है। यस सर, डी की जगह पे बी है। हाँ ये, यस सर। हाँ ठीक है, सही, एक ये क्योंकि था। ये और शिफ्ट रो में नहीं होना था, तो ये आपने ये फाइंड सही किया हुआ है। अगर सर ये उसने इसका आगे सब्स्टिट्यूशन सही कर दिया है, मगर वो उसने कुछ यहाँ लिखने में एरर की है, उसने यहाँ सब्स्टिट्यूट बी को ही किया है, ये उसका आंसर सही है, उसके बावजूद के इधर एरर थी, ये करेक्ट है, ये कोई उससे टिपो हुई होगी मिस्टेक, तो ठीक है। ये एरर आप, क्योंकि रो आप कर रहे हैं, और मिक्स कॉलम में इस रो ने शिफ्ट नहीं सर होना मिक्स। था तो ये B1 ही रहना था, इस शिफ्ट होना था तो ये स्वैप हो गया, तो ये एक एरर थी, मगर ये एरर प्रोपगेट नहीं हुई है, आगे के आंसर इसके सही है, ये भी सही है। हाँ, और एरर बताओ क्या है। हाँ, 8 की जगह पे ई आ रहा है, एमसी में 8 की जगह पे ई आ रहा है। अच्छा, मिक्स कॉलम के बाद 8 की जगह ई है, नहीं नहीं सर, 8 ही है, 8 ही है, 8 है। 8 ही है, वो मैंने एक जगह पे लिखी, पर मैं आगे जो है वो ओके, चेक किया था मैंने। तो ये ठीक है सारे, ये भी ठीक है। सर और इसके बाद है, ये सर ये भी ठीक है। इसके बाद राउंड 2 आ गया, ओके, तो वो राउंड भी 2 ठीक है। में है, एक मिनट सर, राउंड 2 में एस एन ठीक है, और एस आर में फिर वही वाली, मतलब वह ऊपर आता है, फर्स्ट रो में आ रहा है 8 और डी, हाँ हाँ, यहाँ पे 6 और 4 लिखा हुआ है। बिल्कुल, ये 8D लिखा है और जी नो सर। शिफ्ट रो है, तो यहाँ भी नो शिफ्ट रो था, इधर भी नो शिफ्ट रो है, तो यहाँ सर, ये ऐसा ही रहना चाहिए था 8D। ओके, सर। और ये स्वैप होने थे, वो स्वैप हो गए, गुड। और फिर इसके बाद जब कैलकुलेशन किया तो वो मेरा आ रहा था, फर्स्ट कॉलम मेरा आ रहा था डी ए, मतलब फर्स्ट रो में। सर मैं आपको फर्स्ट रो बताती हूँ, इसके बाद मतलब कि K2 से गुजारने के बाद इसका आ रहा था D4 A2।
फर्स्ट रो में आ रहा है D4। जी, पहले यहाँ D D। और इसी रो में आगे 4 यस सर। और नीचे वाला रो ठीक है। नीचे का ठीक है, ओके। ऑलराइट, हाउ अबाउट ऑल द अदर पीपल who attempted this? Did they find any error or everything is fine? जी सर, मैंने किया है ये सेम इसी तरह ये। यही एरर्स हैं जो अभी बताई हैं शैलीजा ने? जी सर, बिल्कुल एग्जैक्ट यही है। अच्छा, तो आपने जो डिक्रिप्शन किया, आपका डिक्रिप्शन सही आ गया? जी सर। नहीं, मैं ये सर डिक्रिप्शन मैंने अभी किया नहीं है, वो मैं आज करके आपको भेज दूंगा। नहीं, मुझे नहीं भेजना, ये तो एग्जाम्पल है। वो आपने मुझे यहाँ पर जब मैं आपसे पूछूं तो डिस्कस करना है, शेयर करना है, जैसे ये अभी बताया शैलीजा ने। आपने बताना है कि डिक्रिप्शन में जैसे इस जगह ये एरर है या नहीं है, या ये रिजल्ट सही आ रहे हैं, या आंसर डिक्रिप्शन के ये हैं। आपने डिक्रिप्शन के आंसर, जैसे अभी शैलीजा को वहां पर जो इनवर्स मिक्स कॉलम में 2 नंबर डिफरेंट आ रहे हैं, आप उनको बताइए कि वो स्टेटमेंट सही है या आप डिफर करते हो, और डिफर करते हो तो क्या बात कहते हो, आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है, ये हमें चाहिए क्लासरूम में, क्योंकि तो सॉल्यूशन है। हम सॉल्यूशन को डिस्कस करें ताकि आप अननोन चीजों को फिर कर सको। ठीक है, ऑलराइट? यस सर। ओके, ऑलराइट, चलिए अब हमारा आज का जो था हम वो उसको कंटिन्यू करते। हमने अभी तक सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी बहुत डिटेल से की, और उनके तमाम स्टेजेस के 2 वेल नोन सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी के एल्गोरिदम थे। पहले हमने क्लासिकल किए और फिर हमने मॉडर्न एल्गोरिदम किए, उनमें DES AES किया, और उनके सिंपलर वर्जन आसानी के लिए इम्प्लीमेंटेशन वाइज हमने SDES और SAES किए, उनको इम्प्लीमेंट भी किया। आप आइंदा के अपने प्रोजेक्ट में जो शुरू हो गया आपका, उसमें अब आपका AES की इम्प्लीमेंटेशन है इन अवर टुडेज थिंग। ठीक है, ओके। अब हम कॉन्फिडेंशियलिटी वाले पार्ट को ही कंटिन्यू रखते हुए, मगर ये अब पार्ट जो हम शुरू करेंगे ये हमें और हिस्सों में भी काम आएगा जब सिस्टम्स बनाएंगे। अब हम एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के सिस्टम्स की तरफ जा रहे हैं। अभी हमने सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के एल्गोरिदम और सिस्टम्स को देखा, अब हम एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के सिस्टम्स को जाएंगे, उसके एल्गोरिदम भी देखेंगे और उसको एज ए सिस्टम भी देखेंगे। तो अब हमारा ये चेंज है कि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी से एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की तरफ आ रहे हैं। ओके, पहला बात अब हमारे क्या होगा, पहले हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश करें कि इनमें क्या बेसिक फर्क है अप्रोच का, वो भी हम देखेंगे, और फिर हम इसका एक एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे जो एक फेमस एल्गोरिदम एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का है, RSA क्रिप्टो सिस्टम, वो करेंगे। इसकी रीजनिंग अप्रोच के डिफरेंस को समझने के लिए इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो है ट्रैप डोर वन वे फंक्शन वाला, फिर हम उसको देखेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली हम अब इसको इस तरह करते हैं कि अगरचे ये इसके पीछे फिलॉसफी थी, इसको पहले देखा जा सकता था, लेकिन आपको वो फिलॉसफी बेहतर जब समझ आएगी जब आप एक्चुअल एग्जाम्पल एल्गोरिदम कर चुके होंगे, तो फिर उसको आप ज्यादा बेहतर अप्रिशिएट कर सकोगे। तो हमने इसको बाद में डाला है। इट कुड बी कि हम इसको शुरू में लेते और फिर ये करते। ठीक है, तो दैट इज अवर रीजन ऑफ डूइंग थिंग्स। ओके, ये हमेशा से जब एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की अप्रोच आई तो इसमें एकदम से लोगों को हुआ कि यार ये तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया, सिमेट्रिक की के निस्बत द होल वर्ल्ड विल चेंज, सिमेट्रिक की विल वैनिश एंड एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी विल टेक ओवर।
ये एक बड़ा एक उस फेज में हॉट हो गया कि ओके सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी रिप्लेस्ड। लेकिन टाइम के साथ पता चला कि नहीं, दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। और आप सारे सिस्टम जब बनाएंगे इंक्लूडिंग योर दिस क्लास प्रोजेक्ट, आप देखोगे कि बाज़ जगह आपको सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी ज्यादा सूट करती है और बाज़ जगह आपको एसिमेट्रिक की ज्यादा सूट करती है। और आप फिर उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से उनका सिलेक्शन करते हो। बेसिक आमतौर पर जो बेसिक मामला है वहाँ वो ये वाला है, यहाँ पर ये मैं देखा कि एसिमेट्रिक को हम अक्सर इस्तेमाल करेंगे की मैनेजमेंट में। ये जो हम की जनरेशन एक हिस्सा है, की को जनरेट करना, फिर की को डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर की को अपडेट करना। फॉर ऑल द यूजर्स इट इज ए वेरी चैलेंजिंग टास्क। तो की के मैनेजमेंट वाइज एसिमेट्रिक की इज मच मच बेटर। हम जब की मैनेजमेंट को डिटेल से बाद में कवर करेंगे तो हम देखेंगे कि द लाइफ बिकम्स वेरी इजी अगर आप एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के जरिए से की मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करो। और इसमें इट बीट्स द सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी अप्रोचेस badly, so it is the choice. However, ये सिमेट्रिक की वाला जो है फॉर बल्क डाटा की एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का प्रोसेस में सिमेट्रिक की वाले एल्गोरिथम दे आर मच मच फास्टर, दे आर वेरी फास्ट। ये वाले जो है ये मैथमेटिकल कंप्यूटेशन ऑफ ए हैवी नेचर के जरिए से क्रिप्टोग्राफिक को इवन स्ट्रॉन्ग बना देता है एसिमेट्रिक। बट इसके अंदर जो नंबर्स यूज होते हैं उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन में उनके साइजेस इतने ह्यूज हैं कि वो सेफ्टी बढ़ जाती है मगर स्लो हो जाता है। इसलिए जब आपको बिग डाटा जो आपकी एक्चुअल फाइल्स हैं, दे आर बिग डाटा, बल्क डाटा है, पूरी एक फाइल है, किसी सॉफ्टवेयर की है, किसी डॉक्यूमेंट की है और वो आप एनक्रिप्ट कर रहे हो, तो नाउ although asymmetric key cryptography could encrypt it, but speed wise it will lose. तो symmetric key is much faster in terms of speed. तो encryption decryption हम इससे करना चाहते हैं, की मैनेजमेंट हम इससे करना चाहते हैं। इस तरह इन दोनों का रोल रहता है, कोई एक रिप्लेस नहीं करता दूसरे को। ये हो गया इनका रोल वाइज। अब हम शुरू करते हैं कि भाई अच्छा फिर अब व्हाट इज एसिमेट्रिक की वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन एंड सिस्टम वाइज। ये अगर हम वो लॉक वाली चीज बनाते हैं तो एसिमेट्रिक के वाले इस तरह का रिप्रेजेंटेशन करते हैं फॉर कॉमन मैन, कि जैसे अक्सर लॉक हमारे होते हैं कि एक ही की है, आपने लॉक किया और उसी की से अनलॉक कर दिया, वो सिमेट्रिक की का था कि सेम की लॉक के लिए सेम की अनलॉक के लिए। लेकिन आपने बाज दफा प्रैक्टिकली लॉक भी देखे हैं, लोग बनाते हैं कि आपने जब लॉक करना है तो आप एक की इस्तेमाल करते हैं और उसी लॉक को, ये मैनुअल लॉक्स ऐसे हैं, जब आपने अनलॉक करना है तो दूसरे की से ही करते हैं और वो अनलॉक होता है। तो इस तरह के लॉक वालों के डोमेन में इस कॉन्सेप्ट की एग्जिस्टेंस थी। यहाँ ये इलेक्ट्रॉनिकली ये मामला इंप्लीमेंट होता है कि आपने जब ये लेट्स से एनक्रिप्ट कर रहे हैं, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम है, तो आप यहाँ जो की इस्तेमाल करेंगे वो उसको हम एनक्रिप्शन में पब्लिक की का नाम देते हैं। दो नाम कीज के हैं, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। तो एनक्रिप्ट करते वक्त एनक्रिप्शन एल्गोरिथम में जो की इस्तेमाल होती है वो पब्लिक की कहलाती है। डिक्रिप्ट करने के बाद जो की इस्तेमाल होती है प्राइवेट की इस्तेमाल है। इसलिए हम कहते हैं वी यूज द की पेयर बिटवीन एनी टू पीपल, अ की पेयर इज यूज्ड। तो ये हमारा इसकी अप्रोच है। इनको लिखने के लिए जैसे हम पहले भी लिखते थे कि हम इसको फंक्शन की शक्ल में ऐसे लिख सकते हैं कि फंक्शन अप्लाइड ऑन ए प्लेन टेक्स्ट यूजिंग की पब्लिक विल गिव अस साइफर टेक्स्ट सी। ये एक तरीका लिखने का है। इसको आप पुराने तरीके से भी लिख सकते हो, कई जगह आपको उस तरह नजर आ सकता है कि आप कहो वो जो हम एनक्रिप्ट विद, यानी इस तरह भी कोई कहीं कहीं आप अगर चाहो तो
जिस तरह पुराना तरीका था, आप यहाँ को एनक्रिप्ट, एनक्रिप्टर है, एनक्रिप्ट विथ के पब्लिक, के पब्लिक, के पब, मैं शॉर्ट में के पब लिख रहा हूं, टू प्लेन टेक्स्ट P एंड यू गेट आउटपुट C। तो ये वाली बात कहने का एक तरीका ये भी है, तो दोनों इक्वलेंट है। मैंने समटाइम्स विल फाइंड दिस, समटाइम्स ये हम कोशिश करेंगे कि हमने, क्योंकि सिमेट्रिक में इस तरह का इस्तेमाल किया है, वी मे कीप यूजिंग दैट। और इसी तरह डिक्रिप्शन में जैसे पहले हमने यूज किया था कि प्लेन टेक्स्ट यू विल गेट बैक फ्रॉम साइफर टेक्स्ट if you decrypt by using k private, pvt, मे भी प्राइवेट के लिए हम pvt कर लेते हैं और उसके लिए k। सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी में दोनों जगह सिर्फ k लिखा होता था, साइफर की k। इस केस में पेयर है और उसका कहां पे कौन सा हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है। फॉर एन एनक्रिप्शन सिस्टम जो कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए बनता है, उसका की पेयर इस तरह इस्तेमाल होता है जो यहां दिया है। ओके, अब इसकी रोशनी में हम पहले एग्जांपल देखना चाहते हैं कि आरएसए क्रिप्टो सिस्टम को देखना चाहते हैं। पहले आरएसए एल्गोरिथम को देखेंगे और फिर उसको एज ए सिस्टम देखेंगे। तो आरएसए का वर्ड is based on these three designers of the algorithm. It's a very well known asymmetric key cryptography algorithm, hot since so many years, still one of the leading one we have chosen because of that. ये रिवेस्ट, शेमर, एडलमैन, इन तीन के नाम पर ये आरएसए है इसका नाम। ओके, ऑलराइट, ये भी आपको नजर आएगा। ज्यादा टेक्निकली करेक्ट नेम है इस क्रिप्टोग्राफी के लिए एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी जो है, और उसके लिए सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, ठीक। लेकिन क्योंकि इसमें की पेयर इस्तेमाल होता है, पब्लिक प्राइवेट की, एट टाइम्स इसको लोग पब्लिक की एल्गोरिथम भी कहते हैं। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम्स के लिए पब्लिक की एल्गोरिथम भी इसका नाम इस्तेमाल कर लेते हैं। इट्स नॉट आइडियली द राइट वे ऑफ सेइंग इट। पब्लिक की का वर्ड असल में वो पब्लिक की पेयर से आया है, तो लो समटाइम, बट इफ यू सी दैट यू नो इट कि एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के बारे में बात हो रही। एनक्रिप्शन एल्गोरिथम फॉर आरएसए, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में आरएसए का एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। ये कंप्यूटेशनल मैथमेटिकल, ये मैंने आपको बताया है कि एसिमेट्रिक की में कंप्यूटेशनल मैथमेटिकल चीजें हैं, वो वाला नहीं है हम जो बिट्स को लेके चलते थे और कभी एक्सक्लूसिव और कर देते थे, कभी बिट्स रिप्लेसमेंट करते थे। नहीं, इसमें आपने एक्चुअल वैल्यूज लेनी है। और जो आपने पहले एक अलजबरा सीखा था शुरू में, कंप्यूट करने का, मॉड अलजबरा, इंटीजर अलजबरा, वो कैलकुलेशन में इस्तेमाल होगा रूटीन में। उस रोशनी में आरएसए का एनक्रिप्शन एल्गोरिथम इज वेरी सिंपल। अगर खाली पहले हम एकदम से हिटिंग द नेल पे जाएं तो आरएसए एनक्रिप्शन एल्गोरिथम इज दिस। मैं सीधे इस पे आ जाता हूं कि C इज इक्वल टू P पावर E mod n, जिसमें P इज ए प्लेन टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ ए नंबर। प्लेन टेक्स्ट का जो भी वैल्यू है, नंबर वैल्यू। E इज द एनक्रिप्शन की, जो जब आप एनक्रिप्ट करते हो तो पब्लिक की हमने आपको बताया है। तो इस केस में एनक्रिप्शन के लिए की जो इस्तेमाल होती है और वो पब्लिक की होती है, तो E इज ए पब्लिक की। N इज इस आपके सिस्टम में जो मॉड्यूलस इस्तेमाल होगा वो N है। ये
ऑलराइट, अच्छा, तो हमने देखा ये हमें algorithm, only this total RSA encryption algorithm is plain text power public key calculated with modulus of n. इस काम के लिए E पब्लिक की है, इट इज नोन टू एवरीबॉडी, एनीबॉडी कैन यूज इट, पब्लिक की हर एक के पास अवेलेबल होती है, हम इसकी डिटेल भी देखेंगे। एन भी हर एक के पास मौजूद है, एन भी दे दिया जाता है। तो अगर आपके पास ई भी है और एन भी है तो एनीबॉडी कैन एनक्रिप्ट, नो प्रॉब्लम, कर ले। आपने एनक्रिप्ट करके कोई इंफॉर्मेशन किसी को भेजनी है, आप कर ले एनक्रिप्ट। उसको रीड करना सिर्फ वो कर सकेगा जिसके पास प्राइवेट की होगी, और वो हर एक के पास नहीं है, वो सिर्फ उसके पास है जिसने ये की पेयर बनाया है। तो इस तरह एनक्रिप्शन के लिए ये कैलकुलेशन करनी है। अब ये यहां पर वो बताया कि क्योंकि मॉड्यूलस एन इस्तेमाल हो रहा है तो आप जेड एन सेट इस्तेमाल होगा एन का, जो हम पहले करते रहे कि जेड एन का सेट क्या होता है, 0 से लेकर n-1 तक के एलिमेंट्स इसमें होते हैं। जेड एन सेट का मतलब है इट हैज एलिमेंट्स फ्रॉम 0, 1 टिल n-1। ये जेड एन का सेट ये होता है। अगर ये Z8 है तो 0 से 7, अगर ये Z10 है तो 0 से 9। तो अगर मॉड्यूलस n है तो ये सेट है आपका, ये सेट है। इसमें आप इस सेट में से कोई भी नंबर, ये नंबर की बात, कोई भी नंबर एज ए प्लेन टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। एनी नंबर यू कैन सिलेक्ट एज प्लेन टेक्स्ट, एनी फ्रॉम दिस सेट कैन बी सिलेक्टेड। However, अंडरस्टूड है कि वो नंबर Zn में से आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि इट विल बी लेस देन n। 0 से n-1 तक कोई भी नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हैं एज ए प्लेन टेक्स्ट। अच्छा, आपने फिर ये कैलकुलेशन करनी है। इस कैलकुलेशन के लिए यहां पर आप देखोगे कि इस फंक्शन का नाम उसने रख दिया फास्ट एक्सपोनेंशिएशन का फंक्शन, RSA एनक्रिप्टर। इसके पैरामीटर्स क्या है, एक प्लेन टेक्स्ट है, उस एक की है एनक्रिप्शन की, एक मॉड्यूलस है। ये 3 इनपुट्स आपको इसको दें, इन 3 इनपुट्स पे ये फंक्शन कॉल करेगा जिसको एक्सपोनेंशिएशन फंक्शन कहते हैं, टू कैलकुलेट द एक्सपोनेंट P, E और N का। यहां फास्ट एक्सपोनेंशिएशन लिखा है, यस, एक्सपोनेंशिएशन लेने के लिए कुछ एल्गोरिदम है विच कैन डू दिस जॉब फास्टर, इसलिए ये वर्ड फास्ट एक्सपोनेंशियल लिखा है। You might use a slower exponential method, still it will work, but naturally it will take more time. पहले ही हमें स्पीड का इशू है। ओके, इफ टाइम परमिट्स हम शायद किसी वक्त फास्ट एक्सपोनेंशिएशन को भी देखें कि वो स्लो एक्सपोनेंशियल और फास्ट एक्सपोनेंशियल में क्या फर्क है, बट फॉर द टाइम बीइंग यू शुड नो इट विल कैलकुलेट दिस पावर और गिव यू C, तो इट विल रिटर्न C। ये एनक्रिप्शन एल्गोरिथम हो गया पूरा RSA का। अगर हम ये समझ चुके हैं तो इससे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। हमने कहा एक की पेयर होता है जिसका एक पार्ट E है एंड पब्लिक की, E इज ए की पेयर, E इज ए पब्लिक की, पब्लिक की। ओके, और D इज ए प्राइवेट की, प्राइवेट। ये है की पेयर, प्राइवेट की, और ये की पेयर, ये की पेयर, की पेयर, की पेयर। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है, ये की पेयर जो होता है एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करने में, ये की पेयर जनरेट करता है रिसीविंग साइड, जिसके पास आप चीज एनक्रिप्ट करके भेज रहे हो, उसने ये की पेयर जनरेट किया है, इस E को पब्लिक कर दिया है और D को अपने पास रखा है। कोई भी शख्स एनक्रिप्ट करके आपको इंफॉर्मेशन भेज सकता है, डिक्रिप्ट सिर्फ ये कर सकता है जो जिसने की पेयर बनाया था। तो प्राइवेट की D रिसीव करने वाले के पास है जिसने डिक्रिप्ट करना है। इसका एल्गोरिदम
भी उतना ही सिंपल है. Here is the algorithm for decryption. That is it. कि plain text will be equal to कि अब इसको जो साइफर टेक्स्ट का नंबर रिसीव हुआ है, अगर उसकी पावर प्राइवेट की से ले ले, प्राइवेट की जो रिसीव्ड साइफर टेक्स्ट है, और वही मॉड इस्तेमाल करे जो पहले था Zn का मॉड n, इस कैलकुलेशन के बाद ये कैलकुलेशन में इसको p मिल जाएगा आंसर. तो आप देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. ये सिंपल एनक्रिप्शन के लिए आपने एक्सपोनेंशिएशन कैलकुलेट करनी है, डिक्रिप्शन के लिए भी एक्सपोनेंशिएट करनी है. उसमें p की पावर e लेनी है, इसमें c की पावर d लेनी है, बाकी मॉड है. तो वेरी, इस लिहाज से बड़ा मामला सिंपल है. नॉट वो जैसे उन एल्गोरिथम में 10 ब्लॉक से आप गुजर रहे थे और हर एक पे कोई ना कोई कहानी पड़ रही थी. तो कम से कम एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन में तो नहीं है. इसके अंदर अलबत्ता थोड़ी सी कहानी की जनरेशन में है, जो हम देखते हैं अगले स्टेप में देखेंगे, वो थोड़ी है इसमें, मगर वो भी कैलकुलेशन बेस्ड ही है. ओके, अगेन C is the ciphertext, D is the private key, N is the modulus. आप C की वैल्यू इस Zn में से ही है मौजूद, it is within the Zn, और आपने इस पे फास्ट एक्सपोनेंशियल अप्लाई की इन तीनों पे, ये कैलकुलेशन की, P वापस आ गया, रिटर्न P, डिक्रिप्टर ने P रिटर्न कर दिया. ये हो गया एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिथम. अब रह गया की जनरेशन. वो वाली बातें सेम है कि जैसे उधर था कि की जनरेट करते थे, यहां भी की जनरेशन करनी है. एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, की जनरेशन, ये तीन काम वहां भी किए थे, वही तीन काम हम यहां कर रहे हैं. हमने दो मेजर काम बड़ी क्विकली कर लिए क्योंकि हम उसका मैथमेटिक्स पहले से जानते हैं, मॉड अलजेब्रा जो उसमें चाहिए, तो हमारे लिए वो काम आसान. हमने पावर्स की मैथ्स भी की थी मॉड अलजेब्रा में, यू रिमेंबर, हमने पावर्स लेने के कैलकुलेशन की थी, और उसके अंदर भी ट्रिक सीखा था कि किस तरह बहुत बड़ी पावर के मामलों को सॉल्व कर सकते हैं आप. ओके, अब इसके अंदर हम आते की जनरेशन एल्गोरिथम पे. ये थोड़ा सा इसमें चंद स्टेप ऑफ कैलकुलेशन है, नॉट दैट बिग और लॉन्ग जैसे पहले थे, बट फ्यू स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन. ऐसा खाली नहीं है जैसे हमने एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन में किया, खाली पावर ले ली बस खत्म हो गई, ऐसा नहीं है. ओके, सो की जनरेटर में इसने की पेयर जनरेट करना है. उनके नाम इसने रखे ई और डी. ई जो है वो पब्लिक की है जो जनरेट करना चाह रहा है, पब्लिक, और डी जो है वो प्राइवेट की है जो उसने जनरेट करनी है. ये जनरेट करना है, और ये सारा काम Zn के सेट में करना है. Zn का सेट का मतलब क्या हुआ, मॉड n है, ये दिया हुआ है. ये तीन चीजें आपके पास हैं मॉड n अलजेब्रा में, मॉड्यूलस n में, फाइंड पब्लिक एंड प्राइवेट की जिनका नाम ई और डी है. ये टास्क है. अच्छा जी, स्टेप नंबर 1 क्या करें, ये 1 पहला स्टेप क्या करें. फर्स्ट स्टेप, आप इन्हें, आपके पास प्राइम नंबर जनरेटर आप बनाते हैं, और आप यू विल जनरेट 2 लार्ज प्राइम नंबर्स. उस प्राइम नंबर जनरेटर से आप उसको रन करोगे और वो रैंडमली आपको 2 वेरी लार्ज प्राइम नंबर्स देगा. एक दफा आपने रन किया, जैसे रैंडम नंबर जनरेट होता है, इस तरह ये प्राइम नंबर जनरेटर है इन ए लार्ज रेंज. इसकी रेंज फिक्स है बड़े हायर एंड पे. इट कैन नॉट जनरेट वेरी स्मॉल नंबर, इट कैन ओनली जनरेट लार्ज प्राइम नंबर. उसको आपने रन किया, उससे पहले एक नंबर पैदा किया, फिर दूसरा नंबर लिया, 2 नंबर उससे ले लिए, P and Q. और इसमें ये भी है कि ये नहीं कि दोनों एक जैसे ले ले, दे शुड बी डिफरेंट. अगर सेकंड टाइम रन करने से भी आंसर वही वाला आ जाए तो ओके, रन इट अगेन, क्योंकि आप प्राइम नंबर्स में से यू हैव टू टेक एनी 2 बिग प्राइम नंबर, एनी 2 बिग प्राइम नंबर, यू कुड आर्बिट्रली चूज. ठीक है, ले लिए. फिर क्या किया, उन 2 बिग प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट बनाई और उसका नाम लिया n. इन 2 बिग प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और उनका आंसर को लिख दिया n. अब आप बिग का एक एस्टिमेट करने के लिए, हाउ बिग, जरा गेस कीजिए. आरएसए में
एटलीस्ट P and Q must be at least, ये एटलीस्ट पे देखो 512 बिट्स। P and Q 512 बिट्स का मतलब कहने में ये बड़ा छोटा सा नंबर लग रहा है। इट मींस numbers of the order of 2 raised to the power 512, which is a very large number. इसका अंदाजा इस तरह लगाए कि 2 raised to the power 20, हमने आपको कल बताया था, is a meg. अगर megs अगर 2 raised to power 30 is a giga, चलो मैं इस तरह आपको देता हूं, ये meg है, ये गीगा है जनरली। अब आप इस गीगा के भी सो मैनी, इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। तो आपका मकसद क्या है? कैलकुलेशन तो बड़ी मैथमेटिकल और है, मगर आपकी इसमें यह है कि नंबर्स आर लार्ज, जो इशू है, और उसी से इसकी सेफ्टी भी है। तो इतने बड़े नंबर 2 सिलेक्ट किए, उनको मल्टीप्लाई करके n, ऑटोमेटिकली n जो होगा वो, अगर ये 2 to the power 512 है और इसको मल्टीप्लाई एक नंबर से कर रहे हैं, वो भी 2 to the power 512 के ऑर्डर का है, तो आपका n जो है वो 2 to the power 1024 के ऑर्डर में चला जाएगा। ये n आपका इस ऑर्डर का नंबर है, वेरी ह्यूज, वेरी ह्यूज। p इस ऑर्डर का नंबर है, q भी इस ऑर्डर का नंबर है, ऑर्डर। ओके, लार्ज n फ्रॉम pq, ठीक हो गया। अब आप क्या करोगे? एक चीज फाइंड करोगे, phi n इसमें इस्तेमाल होती है, जो हम बताएंगे कैसे इस्तेमाल होती है। phi n क्या चीज है? ये जो p और q आपने आर्बिट्रेरली सिलेक्ट किए थे लार्ज नंबर, जिनसे n कैलकुलेट किया था, इनमें से p को 1 रिड्यूस करे p-1, q को 1 रिड्यूस करे q-1, और इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके जो चीज आएगी वो है आपका phi n। आपने इसको भी मॉड के तौर पे, ये सेट है आपका, और ये भी आपने बाद में मॉड के तौर पे इस्तेमाल करना है, मुख्तलिफ जगहों पे होना है, जगह हम देखेंगे। ये 2 नंबर आपने बनाए, फिर आपने अब एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की कहानी आती है। आपने कहा मेरे पास, आपके पास ये नंबर phi n आ गया, ए नंबर बिटवीन 1, यानी आप 0 नहीं चाहते थे, 1 और ग्रेटर, 1 भी, इनफैक्ट 1 भी यूजफुल नहीं है, मे बी आपको ग्रेटर देन 1, एटलीस्ट ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन phi n। ये जो मॉड्यूलस एक नया हमने फाइंड किया है, phi n इसको हम कह रहे हैं, 2 से लेकर phi n-1 तक के दरमियान से कोई भी नंबर एक हम सिलेक्ट अगर करें randomly, that will be our public key। तो पब्लिक की का काम इस तरह हो गया, सिर्फ ये phi n मालूम किया और उस लेस देन दैट एक नंबर निकाला, वो e है। लेकिन इस e में ये शर्त साथ है, इस रेंज के अंदर वो नंबर है, मगर वो एक शर्त ये भी मीट कर रहा है कि इट शुड बी को प्राइम टू phi n। अब phi n 1 से लेके चलेंगे तो लेट्स से 2, 3, 4, और आप phi n-1 तक आप जा सकते हैं इस सेट में। phi n-1 ये सेट है आपका, जिसमें से आप चूज कर रहे हो, लेकिन इनमें से सिर्फ वो वाला नंबर चूज करोगे विच इज रिलेटिव प्राइम या को प्राइम टू phi n। ठीक, तो ये आपका को प्राइम। ओके, इस तरह ई बन गया, इन 2 शराइत के साथ ई बन गया, ये शराइत दोनों। ऑलराइट, एनक्रिप्शन की आपने फाइंड कर ली, यू हैव फाउंड द एनक्रिप्शन की। अच्छा, अब आप डिक्रिप्शन की फाइंड करनी। डिक्रिप्शन की इज नथिंग बट एनक्रिप्शन की को मॉड phi n करें, यानी एनक्रिप्शन की का इनवर्स मालूम करें, एनक्रिप्शन की का आप इनवर्स मालूम कर रहे हैं अंडर मॉड phi n। phi n का मॉड लेते हुए
एनक्रिप्शन की का इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करें और जो आंसर आए वो डिक्रिप्शन की है डी। तो डी इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ई अंडर मॉड फाई एन। दैट इज इट। एनक्रिप्शन की हो गई, डिक्रिप्शन की हो गई। ये की जनरेशन है हमारा, टोटल की जनरेशन। नेचुरली अब पब्लिक की क्या होगी, इसको अब हमारा जो पब्लिक प्राइवेट की पेयर था, हमने पब्लिक की में क्या है, ये है कि वो पब्लिक की और एन इन दोनों को अनाउंस कर देते हैं पब्लिकली, एवरीबॉडी हैज इट कि लो भाई ये पब्लिक की है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने इस कैलकुलेशन में जो डी निकाला है ये आप सीक्रेट अपने पास रखते हैं, ये डी है, ये सीक्रेट रहती है, ये किसी को नहीं दी जाती और कभी भी नहीं देनी पड़ती। सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी में जो दोनों एंड पर की इस्तेमाल होती है उसे एक बंदे को दूसरे को देनी पड़ती है। मसलन सेंडर ने कुछ एनक्रिप्ट करके भेजना है और उसके पास उसने की अगर जनरेट की है सेशन की, तो उसे दूसरे एंड पे भेजना पड़ेगा। इस केस में ये रेसिपिएंट ने की जनरेट की है प्राइवेट और अपने पास ही रख ली, कभी नहीं भेजेगा, सिर्फ उसके पास रहेगी। तो ये भी एक इसमें की मैनेजमेंट की अच्छाई में आसानी है कि कभी भी की को उसे देना ही नहीं है। ओके। और ये रिटर्न पब्लिक की प्राइवेट की, ये की जनरेशन एल्गोरिथम। अगर आप ये एनी क्वेश्चन फ्रॉम की जनरेशन एल्गोरिथम? जी, इसमें कोई सवाल पूछिए, अदरवाइज मैं सवाल पूछूंगा आपसे। अभी तक तो कोई नहीं है, आप पूछिए। कोई नहीं है, वेरी गुड। चलें तो लेट अस सी कि अगर कोई सवाल नहीं है तो ये एल्गोरिथम आप लें, सामने आपके लिखा हुआ है और आपसे मैं कहता हूं कि ऑलराइट, एक P7 और 11 बस ये चाहिए। ओके ठीक है, ऑलराइट। चले जी, इसमें हम मैं कहता हूं आपने जब यहां पे सिलेक्शन किया तो ये 7 निकला। हम तो कह रहे हैं वेरी लार्ज नंबर, मगर वो कैलकुलेशन आपके लिए मुश्किल होगी। तो जस्ट टू सी के यू अंडरस्टैंड इट, हम छोटे नंबरों पे इसकी एक आपको एक्सरसाइज कराते कि अगर P7 है और Q11 है, ओके, फाइंड द एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की ओवर हियर। वो आप पब्लिक और प्राइवेट की का पेयर फाइंड करें इस एल्गोरिथम के मुताबिक। कीजिए कीजिए, या मुझे हर स्टेप के आंसर बताइए और या फिर सवाल पूछिए कि सर मैं आई एम स्टक अप। करो और पूछो, अगर सर एक नहीं तो 7 बोले और दूसरा कौन सा बोले? P is 7, ये लिखा हुआ है, P is 7 जी, और Q is 11। अच्छा। P is 7, Q is 11। अब आपने फाइंड करना है E एंड D, पब्लिक की एंड प्राइवेट की, और एल्गोरिथम ये है। बताइए। सर P7 और Q12 है 11, 11। Q is 11।
पी और क्यू सर, पी और क्यू को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एन आएगा। जी बिल्कुल। तो पी हमारे पास 7 है, क्यू हमारे पास 11 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 हो जाएगा एन। फैंटास्टिक, बिल्कुल और ऐसी। जब नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे फाई एन है, फाई मतलब कि एम्प्टी होता है। जी फाई एन एक नाम है जो हमने बाद में इसको एज ए मॉड्यूलस इस्तेमाल करना था, तो हमने एक और नंबर कहा फाई एन जो बराबर है p माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन की तो प्रोडक्ट के। सर ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। ठीक पी है, हमारे वो 7 माइनस 1 हो जाएगा, और ठीक है, क्यू हमारे पास जब -1 होगा तो वो 10 हो जाएगा। तो जबरदस्त हो उसको गया, जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 6 क्यूब देगा। जबरदस्त काम हो गया भाई। अब आगे। उसके बाद डी फाइंड करना है। हाँ डी आएगा हमारे पास, सर ये नेक्स्ट स्टेप को थोड़ा सा बताएं सर। ई ई ई हाँ सर। अब आप तैयार हो कि यू कैन सिलेक्ट एन ई। ई को सिलेक्ट करने का तरीका कि ये जो आपने फाई एन बनाया था वो इसीलिए बनाया था कि ये जो सेट है फाई एन का, जेड फाई एन, उसमें से आप कोई नंबर ले सकते हो। जो मैंने यहाँ पे ये लिखा जेड फाई एन, आपने फाई एन मालूम ही इसलिए किया था, जो आपका है जेड फाई एन ये है। ये इस जेड फाई एन का जो सेट है वो असल में शुरू तो खैर वो 0 और 1 भी उसमें होते हैं, 0 और 1 भी होते हैं, मगर हम 0 और 1 नहीं लेते, उसका खास इम्पैक्ट कम है, तो वो छोड़ते हुए लेट से इस जेड फाई एन में से हम एक नंबर सिलेक्ट करेंगे, वो ई होगा। कोई सा भी ठीक, एक सिलेक्ट करना है। कोई भी नंबर इस रेंज में 1 से ग्रेटर और 5n नंबर से, या जैसे 60 से लेस और 2 से लेकर और 59 तक आप कोई एक नंबर सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ दिस सेट। लेकिन इस रेंज में कोई भी नंबर जो 5n का रिलेटिव प्राइम है, को प्राइम, वो जरूरी है। तो इस रेंज में कोई एक नंबर आप ले सकते हो जो 60 का रिलेटिव प्राइम हो। ठीक है, लेट से अगर आप कहते हो मैं 2 सिलेक्ट कर रहा हूं, तो 2 तो रिलेटिव प्राइम नहीं है 60 का, तो आप 2 नहीं सिलेक्ट कर सकते। आप कहते हो मैं 3 6 कर सिलेक्ट कर सकते रहा हैं। हूं, 3 भी रिलेटिव प्राइम है, नहीं कर सकते। 4 वो भी रिलेटिव प्राइम है, 5 रिलेटिव प्राइम है, इस तरह रिलेटिव 6। प्राइम सिलेक्ट नहीं करने। हाँ, नहीं रिलेटिव प्राइम होना चाहिए। ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं 2q के डिवाइड हो जाता है तो रिलेटिव प्राइम नहीं है, जी जो सर। नहीं है वो आप नहीं कर सकते। इट हैज टू बी ए रिलेटिव प्राइम नंबर, एनी रिलेटिव प्राइम नंबर। ठीक है, उनमें मैं रिजेक्ट करना शुरू हो गया, मैंने कहा 2 नहीं सिलेक्ट हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 7 हो सकता है, 8 हैज ए कॉमन फैक्टर, नहीं हो सकता, 9 हैज ए कॉमन फैक्टर, नहीं हो सकता, 10 हैज ए कॉमन फैक्टर, नहीं हो सकता, 11 11 हो सकता हो सकता है, 12 है, 5 हो सकता है सर। 5 नहीं 5 तो 60 से डिवाइड होता है, 5 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, 5 तो 60 को डिवाइड कर। 11 हो सकता है, 13 हो सकता है। सर मेरा सॉल्व हो गया। आपने क्या निकाला? मेरा जो पहला पब्लिक की जो है वो मेरा 1377 आया है, और प्राइवेट की जो है मेरा 37 आया है। अच्छा, तो आपने पहला जो है वो 13 क्यों सिलेक्ट किया? 13 सर इसलिए सेलेक्ट किया, जो मेरा ई की वैल्यू जो मैंने फाइंड की थी ना सर, ओके, वो 13 मैंने उसको लिए पब्लिक की, और दूसरा जो मेरा जो नहीं 13 का क्यों इन्वर्स लिया। 13 जी क्यों ली? सर, 13 क्यों लिया सर? हाँ, एक मिनट, ये मैंने क्या किया, एक मिनट, जस्ट 16 है सही। आप ये ना एक 13 इज ए राइट
सिलेक्शन, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि व्हाई डिड यू सिलेक्ट 13? देयर वर सो मेनी ऑप्शंस इन दिस सर हमने रेंज। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी तो फाइंड करना ना उसका। नहीं हमने वो तो इन एनी केस करना है। आप देखो, हाँ ओके, बड़ा अच्छा सवाल आपने रेज कर दिया। हम ये कह ही इसीलिए रहे, ये आप समझो, ये जो मैंने कहा है कि यू हैव टू सिलेक्ट ए नंबर इन दिस रेंज विच इज ए को प्राइम टू फाई एन, इसलिए Co-prime, yes sir, कि को co-prime। प्राइम होगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलेगा, Multiplicative inverse अदरवाइज नहीं find होगा। निकलेगा। जी तो हमने को प्राइम तो सिलेक्ट करना है, मगर मैं ये कह रहा हूँ देयर आर सो मेनी को प्राइम्स जिनको अभी हमने एक एंड से शुरू किया था तो बहुत से आ रहे थे, आपने 13 क्यों सिलेक्ट किया है? सर 60 का को प्राइम हमारा बनता है 13। नहीं देखो, वो अभी हम ये लिस्ट कर रहे थे कि इस रेंज में 1 से 5n की रेंज में अगर हम बारी बारी देखें तो को प्राइम को हमने चेक किया, ये रेंज है 2 से लेकर 59। ये जो 60 अगर है तो रेंज हमारी इस कंडीशन के हिसाब से बन जाती है 2 से लेकर और 59 के दरमियान जो नंबर हैं उनमें हमने ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है जो को प्राइम टू 60 हो। ये 60 है, ये करना है। तो इसको हम ढूंढ रहे थे कि यार क्या, हमने कहा पहले 2 को देखा, रिजेक्ट कर दिया, 2 रिजेक्टेड। फिर हमने 3 को देखा, रिजेक्टेड। 4 रिजेक्टेड, को प्राइम नहीं है। 5 रिजेक्टेड, 6 रिजेक्टेड, 7 कैन बी सिलेक्टेड, मैं ये कह रहा हूं 7 इज ओके, इट्स नॉट, इट्स ए रिलेटिव प्राइम। 8 रिजेक्टेड, 9 3 कॉमन है, रिजेक्टेड। 10 डिविजिबल है, रिजेक्टेड। 11 को प्राइम है, हो सकता है, सिलेक्ट कर सकते हैं। 12 रिजेक्टेड। 13 हो सकता है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इस तरह हम चल रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत से नंबर आएंगे जो रिलेटिव प्राइम होंगे। रिलेटिव प्राइम रहने की वजह यह है कि आपने बाद में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी मालूम कर। मगर मैं आपसे सवाल ये कह रहा था कि अगर आपने एक सिरे से शुरू किया था तो एक चांस था 7 का, फिर दूसरा चांस था 11 का, फिर तीसरा चांस था आया 13 का, ये सारे एलिजिबल थे। व्हाई डिड यू चूज 13? ये मैं खाली पूछ रहा था। इट इज करेक्ट अगर आपने 13 सिलेक्ट किया। ओके, लेट्स से फॉर एनी रीजन हमें 13 ज्यादा पसंद है तो हमने 13 पसंद कर लिया, तो आपने 13 सिलेक्ट किया। बट यू शुड नो कि you had a choice of 7 or 11 also, but you thought 13. It is right. It is relative prime, so it's okay. हमने 13 select कर लिया, E, right, okay. अब क्या करें? आपने फिर इसकी ये आपका 13 हो गया सिलेक्ट। अब आप प्राइवेट की कैसे आपने बताई? प्राइवेट की सर, प्राइवेट की मैंने ऐसे निकाली, इसी 13 का इनवर्स लिया, फिर उसका मोड 60 के साथ हमने वैल्यू निकाली जो हमारे पास 5n निकली थी। जबरदस्त। इनवर्स तो कैसे लिया? इनवर्स सर मैंने इनवर्स का कोड बनाया हुआ है, अपने पास रखा हुआ है, तो वो उसका इनवर्स लिया। मेरा 37 इसका इनवर्स आ रहा है, तो अगर हम 60 डिवाइडेड बाय 37 करते हैं तो वो एग्जैक्ट वही 37 ही आएगा। आपने कोड इस्तेमाल किया, ठीक है। नहीं अभी तो ये आप मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे हो। इसमें आप नॉर्मल कैलकुलेटर तो इस्तेमाल कर सकते हो, मगर प्रोग्राम्स तो अभी हम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आखिर में आप जब इसका प्रोग्राम लिख लोगे फिर तो आप इसको कुछ भी नहीं दोगे, ये आपको 2 कीज जनरेट करके दे देगा। जब प्रोग्राम आप लिख लोगे तब तो ये होगा। अभी तो आप इन कंप्यूटेशंस को कर रहे हो टू अंडरस्टैंड कि ये काम कैसे करेगा, और इसमें आप नॉर्मल कैलकुलेटर तो इस्तेमाल करोगे, नंबरों की मल्टीप्लिकेशन, ऐड, ये वो, लेकिन प्रोग्राम तो जब की जनरेटर बच जाएगा फिर तो कुछ भी नहीं है ना, बटन दबाना है उसमें। ये कभी सर अभी तो सिंपल कैलकुलेशन के लिए की है। हाँ ना, तो बताओ ना, ये कैलकुलेशन चाहिए। आपने एक तो काम कर लिया कि वहां से 13 आर्बिट्रेरली हमने सिलेक्ट कर लिया, यहां तक काम हो गया। अब आपसे पूछ रहे हैं, अब आपका अगला टास्क था टू फाइंड दिस, ये काम है अभी। इसको कैसे करना है, इसको हमने मैथमेटिक्स एग्जैक्टली किया हुआ है जो आपने करना है, एंड यू हैव टू नो इट। आप इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट मैथमेटिकली कर रहे हो, ये मैथमेटिक कैलकुलेशन हो रही है। मैं भी कर देता। कैसे? करो करो करो। हमने किया था, कीजिए। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, आप सब यहां तक आए हुए हो, तो ऑल ऑफ यू में सॉल्व के अब मुझे ये काम करना है। आपने अब करना है कि हम 13 तक पहुंच गए थे, तो अब हम चाहते हैं 13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें।
इन मॉड जो 5n है 60। तो हम तो ये 5 कैलकुलेट कर रहे हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं बताओ भाई ये क्या है और कैसे होगा। यानी व्हाट यू आर डूइंग इज, यहां यू वांट टू फाइंड डी विच इज multiplicative inverse of 13 under mod 60. All of you compute this और बताइए, are you with me all of you? यस सर, यूनिट स्टूडेंट्स हैं। जी जी, जो छः ओके जो भी है आप सब इसको ट्राई करें, बताएं और ये भी बताएं कि कैसे कंप्यूट, प्रोग्राम नहीं। आखिर में जैसे हम करते हैं, आप हमेशा कहते भी हो कि सर क्यों करा रहे हैं, वो इसी के अल्टीमेटली व्हेन यू विल अंडरस्टैंड इट एंड डेवलप अ प्रोग्राम, डिजाइन ए सिस्टम, फिर आपने बटन दबाना है, उससे 2 कीज धड़क से बाहर निकल आएंगे जैसे कॉइन मशीन होती है, ठीक है ना। लेकिन ये बटन दबाने से ये होना जो है वो आप एज ए इंजीनियर मैथमेटिकल चीज को इस तरह समझोगे, इसको अपने कोड से इंप्लीमेंट करोगे, फिर आप लोगों को कहोगे कि ओके यू पुश द बटन और यहां से 2 कीज निकल आएंगे, कॉइन मशीन। बट द रियल डिफिकल्ट टास्क इज टेकन बाय द डिजाइनर, जो आप हो। आपके लिए लग्जरी नहीं है आपने बटन दबाना है, आपने तो उस बटन के इंप्लीमेंटेशन करके देनी है लोगों को कि होना क्या है। जी जी जी, तो करें। अभी करते हैं सर। जी हमने भी 13 को ही करना है। जी जी, हमने सबने एक मुश्तरका फैसला कर लिया। वन ऑफ यू हैड सिलेक्टेड 13, आप 7 भी कर सकते थे, 11 भी कर सकते थे, तो अब हमने 13 सिलेक्ट कर लिया है। अब हम सब चाहते हैं अगले स्टेप को समझ लें कि वो क्या है। 13 हो गया है, 13 इज देयर। जी भाई बताएं। ये तो कैलकुलेशन ज्यादा नहीं हो रही इसकी।
भाई हमारे पास बहुत टाइम नहीं है। अच्छा देखो, चलो तरीका पता हो फिर आप करना और कंफर्म करना, ठीक है? ऑलराइट, ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके, देखो हमने पहले सीख चुके हैं, ये बहुत डिटेल से हमने ये मैथ्स किया हुआ था, किया सर। हम खाली उसको रिकॉल कर रहे थे जो आपने बड़ा एक्सटेंसिवली किया हुआ है। यू हैव लर्न टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नंबर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नंबर्स मालूम करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका कि आपके पास अगर ये z phi n है, ये z phi n, तो आप इसका z, ये z phi n है आपके पास जो अभी था, आपने रिलेटिव प्राइम के नंबरों के लिए z phi n स्टार मालूम कर लिया, z phi n स्टार। इसमें खाली रिलेटिव प्राइम वाले नंबर डाल दिए। ये सेट जो था आपका अभी z phi n जो था वो तो 0 1 से लेकर, और अगर अभी वाली एग्जांपल देखें तो 59 तक था। 60 अगर है, अगर 60 है n phi n अगर 60 है तब, ठीक है? ये जी। इसमें से आपने ये नंबर जो मैं काट काट के सिलेक्ट कर रहा था, फर्स्ट करो ये नंबर आ रहे थे 3, वो जो 2 पे नहीं जाते, 7 है, 7 और 11 और आगे 13 और इस तरह के बहुत से नंबर, इनका एक आपने ये सेट बनाया। अब आपने पहले तो हमने इस सेट में से एक नंबर सिलेक्ट किया जो हमने कोई सा कर सकते थे, हमने 13 कर लिया। अब हम इस नंबर के अगेंस्ट एक और नंबर फाइंड करना चाहते हैं जिससे मल्टीप्लाई करें और मॉड 60 ले, मॉड phi n ले, मॉड 60 ले तो आंसर 1 आए। उसका तरीका क्या होगा, बारी बारी आपको सारे नंबर मल्टीप्लाई कर, 13 into 7, 13 into 11, आगे भी जो। एक तरीका ये लेबोरियस है, बड़ा हो सकता है, लंबा हो सकता है। जब बड़े नंबर हों और डिफिकल्ट मेथड हो तो हमने दूसरा मेथड सीखा है, हाउ टू कैलकुलेट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बाय ए स्टैंडर्ड मेथड, वो यूक्लिडियन एल्गोरिथम, एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम। और वो क्या था, ये एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम सीखा, एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम। वो आप जाओ उसको दोबारा देखो, और वो कुछ नहीं था, वो सिंपल था यहाँ पे कि इधर आप t लोगे, t के दोनों नंबर यहाँ, और इधर आप लोगे ये नंबर ले लोगे जिसका मौजूद n लोगे, n के आपका 60 है, और इधर आप दूसरा नंबर जो आपने सिलेक्ट किया है 13, और इनको आप वो इस हिस्से में यहाँ q होगा आपका q, इधर आपका रिमाइंडर होगा, यहाँ आप ये डिवाइड करके q और r लिखते जाओगे, फिर इसको इधर लाओगे और फिर ये q, और इस q को यूज करके इधर जो t के आपने 10 लिखा होगा उसको यहाँ पर इस q को इस्तेमाल करके इधर कैलकुलेशन करोगे और इधर का r निकालोगे, और इसके एंड में जब आपको अगर ये जब ये आ जाए 1, यहाँ पर 1 और सम जो भी कुछ है, अगर इसका आंसर आपका 1 आ जाता है, इसका मतलब है कि अब आप ये इसके एंड ऑफ दिस कैलकुलेशन पे जीसीडी के एंड पे पहुंच गए हो। अब जीसीडी जब निकल आया 1, तो फिर यहाँ जो आपका टी का नंबर था वो आपका आंसर है फॉर दिस, ये जो है, ठीक है? ये हमने तरीका देखा, इसको रिवाइज करो क्योंकि ये बड़ा नंबर है, मे बी कि दिस इज ए बेटर सोल्यूशन फॉर यू। Okay, all right, okay, हेलो, आर यू देयर? आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, ओके, यही यूज कर रहा था सर। अच्छा, बस ओके। अच्छा, अब हम कह रहे हैं दोनों मेथड से किसी भी तरीके से जो आपको आंसर आए, आखिर में वेरीफाई कैसे होगा वो हमें पता है कि अगर 13 का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढ रहे थे और हमारा आंसर आया, लेट्स से हमारे पास आंसर 37 आया, हम चेक करेंगे कि क्या 13 37 से मल्टीप्लाई करने के पर, और फिर इसका अगर हम मॉड ऑफ 60 लें, मॉड ऑफ
60 60 ले ले तो हमारा आंसर क्या 1 आता है? इज इट इक्वल टू 1 और नॉट? अगर ये है इसका मतलब है हमारी कैलकुलेशन सही थी, हमने सही डी पाया, तो ये हमारा ई था और ये डी होगा, और इस तरह हम इसको पब्लिक प्राइवेट करेंगे। ये कैलकुलेशन जो अभी हमने की है यहाँ पर शो की है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की कैलकुलेशन आपने करनी है बाय यूजिंग द ओल्डर मैथमेटिक्स, ताकि आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। यस सर। ओके, अब सिर्फ ये है कि अब आपका क्रिप्टो सिस्टम जो है ये सारी की रोशनी में आपने बिल्ड कर लिया है। इस तरह आप क्रिप्टो सिस्टम शो करते हो, इसका आरएसए का जो यहाँ पर शो है, दिखाने का तरीका ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए जनरल एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में क्रिप्टो सिस्टम को शो करने का, ड्रॉ करने का तरीका क्या है? वो ये है कि एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करने के लिए एक तो वो पुरानी चीज कि ये एनक्रिप्टर है, प्लेन टेक्स्ट दे रहे हैं, साइफर टेक्स्ट निकली, चैनल है, इनसिक्योर चैनल से गया साइफर टेक्स्ट, डिक्रिप्टर है, उससे प्लेन टेक्स्ट निकलेगा। ये पुराना जो हमारा सिमेट्रिक में था, ये लाइन बिल्कुल वही है सिस्टम की। यहाँ फर्क है। एक तो ये कि जो की जनरेशन का ब्लॉक है, इट मस्ट बी एट द रिसीविंग एंड, ये इसकी पाबंदी है। ये जो की पेयर अभी आपने सीखा है बनाना, इट हैज टू बी जनरेटेड एट द रिसीविंग एंड एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए। क्यों? इसने ई और डी बनाने, ई डी और एन, ई डी है और एन इसको पता है, इसने ई डी और एन इसके पास है, इसने ई और एन को इधर पब्लिक कर देना है, वेबसाइट्स पे डाल देना है। किसी को भी, किसी ने आपको डॉक्यूमेंट भेजना है, इसने प्लेन ईमेल में भेज देना, लो भाई मेरी पब्लिक की ये है, वेबसाइट्स पे पड़ी हुई है, दोस्तों को बांटी हुई है, कोई इसका मसला नहीं, एनीबॉडी कैन लुक एट इट। ये इसने बांटनी है, सबको डिसेमिनेट करनी है। लेकिन इसने जो डी बना के था, ये इसने अपने पास रखना है, ये इसकी प्राइवेट की, ये डी है, ये सीक्रेट है। और इनको अब ये ई और एन ये इस्तेमाल करेंगे एनक्रिप्ट करने वाले, और ये डी और एन इस्तेमाल करके डिक्रिप्ट कर सकते हैं। ये डी किसी के पास भी कभी नहीं जाएगा और होगा। ये इसकी अप्रोच है। की जनरेटर इसने बनाया, पेयर बनाया, प्राइवेट की रख ली, बाकी दे दी। ये इसकी अप्रोच है आरएसए वाले की। ये मैं, अगर हम इसी एल्गोरिथम जो आपने भी सीखा था ये करें, तो ये है आपकी ये एग्जाम्पल। ये नंबर आप कैलकुलेट करके देखना। हमने ये काम सीखा है कि भाई अगर अब ये हम कैलकुलेट कर सके कि अगर आपका प्लेन टेक्स्ट 5 है, आपका E13 अभी आपने बनाया था E, और उसके अंदर आपका N77 था, ये पब्लिक की है, और आपका प्लेन टेक्स्ट अगर 5 हो, नंबर 5, तो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होगी? ये एनक्रिप्शन 5 नंबर है, एनक्रिप्ट करने का मतलब है 5 की पावर 13 मॉड 77 आप कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा नंबर 26। ये 26 आप भेज दोगे दूसरे एंड पे, नंबर 26, वो 26 की पावर ये डी है आपका, रिसीविंग वाला इसकी पावर 37 लेगा, उसको फिर देखे 5 मॉड 77 में, इसको दोबारा प्लेन टेक्स्ट 5 मिल गई। आप देख रहे हैं किस तरह इट कम्स बैक बाय यूजिंग द वैलिड कैलकुलेटेड कीज बाय दैट एल्गोरिथम। यही चीज एक और एग्जांपल में, इसको भी चेक करें आप कि एक और एग्जांपल पे भी काम करेगी, एक और एग्जांपल में ज्यादा बड़े नंबरों पे भी काम करेगी। ये सब एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स में एक छोटा सा काम ये कर दिया हमने। आप कहो कि यार अगर ये नंबर, अगर आपकी टेक्स्ट है, फर्ज करो कोई लंबी टेक्स्ट है, फिर क्या करें? कोई उसका भी तो रिलेशन ढूंढना है ना। ये नंबर 9 इसको भेजना है, तो क्या करें? ये तो नंबरों को पहचानता है। एक तरीका लोगों ने ये निकाला है कि आप ये जो हमारा वो एक टेबल होता था जो कहता था A0 B1, ये टेबल था ना नंबरों का, हम वहां से नंबर ले लें। N के अगेंस्ट नंबर ले लें 13, हमने नंबर लिखा। O के अगेंस्ट नंबर ले लें 14, हमने वो नंबर लिखा। प्लेन टेक्स्ट हम कह रहे 1314 बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेज एंड डील्स विद नंबर्स। तो आपकी अगर कोई टेक्स्ट है तो उसको नंबर करने का इन्होंने ये तरीका इख्तियार किया है, कैसे हम इसको एक बड़ा नंबर बना दें और उस नंबर पे ये एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिथम अप्लाई करें। तब भी हमें वापस ये देखे 1314 आया और आपने उसको हर हिस्से को फिर कन्वर्ट बैक किया, फिर 9 आ गया। तो टेक्स्ट ऑफ लॉन्गर थिंग भी इससे आप कर सकेंगे।
तो दैट इज इट, हमारा ये खत्म हो गया। इसके अंदर बस एक हमारी लॉजिक रैशनल वाली रह गई है जो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अदरवाइज अब आप देखो कि ये मैंने ये डायग्राम इसकी बनाई है जिसमें एनक्रिप्शन एल्गोरिथम लिखा है, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम लिखा है, की जनरेशन एल्गोरिथम लिखा है, और ये पूरा सिस्टम आरएसए का बन गया हमारा कंप्लीट। सिर्फ हमारी रैशनल रह गई कि ये किस तरह अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। ऑलराइट, ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। खुदा हाफिज।